Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the next unit of 12th chemistry, that is surface chemistry. तो इस यूनिट को भी हम 3 से 4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, जिसमें हर एक पार्ट में हम एक अलग टॉपिक उठाएंगे, जिससे इजीली जो है आप लोगों को सब क्लियर हो जाए, ज़्यादा हौच पौच नहीं हो। ओके सो गाइज, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है और आप उसका इंस्टेंट वीडियो सोल्यूशन चाहते हो तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है डाउटनट। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उस ऐप को यूज़ कैसे करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप आईआईटी, जेईई और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव। सो स्टूडेंट्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। सबसे पहले हम सरफेस केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, आखिर ये है क्या। सो सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फेनोमेना दैट अकर एट द सरफेसेस और इंटरफेसेस। तो नाम से ही पता चल रहा है कि सरफेस केमिस्ट्री में कुछ ऐसे फेनोमेना के बारे में बात करने वाले हैं हम, जो कि या तो सरफेस पे हो रहे हैं या इंटरफेस पे हो रहे हैं। अब इंटरफेस या सरफेस जो है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बल्क फेजेस जो हैं उन दोनों को हाइफन या स्लैश से अलग करके। जैसे अगर हमें सॉलिड और गैस के बीच में एक इंटरफेस शो करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, या तो यहाँ लिखेंगे हम सॉलिड गैस, या फिर स्लैश लगा सकते हैं हम सॉलिड गैस, इस तरीके से। अब क्योंकि कंप्लीट मिसिबिलिटी होती है गैसेस में, इसीलिए उनका इंटरफेस बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब जो बल्क फेसेस होती हैं, जो कि हम सरफेस केमिस्ट्री में जिनके बारे में पढ़ते हैं, वो प्योर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। जो इंटरफेस होती है वो नॉर्मली कुछ मॉलिक्यूल थिक होती है, लेकिन उसका एरिया किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि बल्क फेसेस में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेनोमेना होते हैं, जैसे कोरोजन है, इलेक्ट्रोड प्रोसेस है, हीटेरोजेनस कैटालिसिस है, डिसोल्यूशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, ये सब इंटरफेसेस पे होते हैं। अब जो सरफेस केमिस्ट्री है वो हमारी इंडस्ट्री में भी काम आती है, डेली लाइफ सिचुएशंस में भी काम में आती है और एनालिटिकल वर्क में भी। अब यह है कि अगर हमें सरफेस स्टडीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ना है तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि हमारे पास एक बहुत ही साफ सुथरी सरफेस हो। Under very high vacuum of the order of 10 raised to power minus 8 to 10 raised to power minus 9 Pascal, it is now possible to obtain ultra clean surface of the metals. तो हाई वैक्यूम प्रेशर जब हम डालते हैं 10 raised to power minus 8 से लेके 10 raised to power minus 10 पास्कल का, तब हमें मेटल्स की अल्ट्रा क्लीन सरफेस जो है वो मिल जाती है। सॉलिड मटेरियल्स होते हैं हमारे जिनकी ऐसी क्लीन सरफेस हो, तो उनको हमें वैक्यूम में स्टोर करना चाहिए, नहीं तो उनके कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आई जाएंगे एयर के, जैसे डाइऑक्सीजन हो गया, डाइनाइट्रोजन हो गया, ये तो आके बैठ ही सकते हैं उस पर। तो इस यूनिट में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फेनोमेना है जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे एडजॉर्प्शन हो गया, कैटालिसिस हो गया, कोलॉइड्स हो गया, और कोलॉइड्स के अंदर आते हैं इमल्शंस और जेल्स। तो उन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज का जो पार्ट है हमारा उसमें हम पूरी तरीके से एडजॉर्प्शन के बारे में बात करने वाले हैं। सब चीज़ पढ़ेंगे हम एडजॉर्प्शन से लेके। सो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, जो कि है एडजॉर्प्शन। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं हमारे पास जो ये रिवील करते हैं कि जो सॉलिड की सरफेस होती है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको अट्रैक्ट करके रिटेन करके रख सकती है, जिनके साथ वो कांटेक्ट में आ रही है, जिस भी फेस के साथ उनके। और ये मॉलिक्यूल्स सरफेस पे ही रहते हैं, अंदर नहीं जाते बल्क में। जैसे सपोज करो ये एक पूरा कोई सॉलिड मटीरियल है हमारे पास, तो उसको हमने पानी में रख दिया सपोज करो, तो वो इस तरह के मटेरियल का बना हुआ, जैसे प्लास्टिक ही मान लो, पूरी तरीके से ये प्लास्टिक ब्लॉक है, इसमें कहीं भी छेद वगैरह कुछ नहीं है, पूरी तरीके से सील पैक है ये। तो हम इसको पानी में डाल के निकालेंगे तो सिर्फ इसकी सरफेस पे पानी रहेगा, ये जो बल्क एरिया है इसके अंदर, यहाँ पे पानी हमें नहीं मिलेगा। So the accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a liquid or solid is termed adsorption. इसीलिए ये absorption से अलग है। तो adsorption क्या हुआ, जब हमारी molecular species जो है वो सिर्फ surface पे accumulate हो, चाहे वो solid के surface पे हो रही है, चाहे वो liquid के surface पे हो रही है, लेकिन अंदर नहीं जानी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं adsorption। लेकिन जो हमारा absorption होता है, यानी कि AB वाला, उसमें तो अंदर की तरफ भी हमारा मॉलिक्यूलर स्पीशीज जो है वो चला जाता है। अब जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज या जो सब्सटेंस है जो कि सरफेस पे एक्यूमुलेट होती है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्बेट, और जिस मटेरियल पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसको हम बोलेंगे एड्जॉर्बेंट। जैसे सपोज करो ये हमारा प्लास्टिक का एक ब्लॉक है,
तो ये जो प्लास्टिक का ब्लॉक है जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रहा है वो है एड्जॉर्बेंट, और अगर पानी इस पे आ रहा है तो जो वो स्पीशीज है पानी की उसको हम बोलेंगे एड्जॉर्बेट। ये बात ध्यान रखनी है। नाउ एड्जॉर्प्शन जो है वो सरफेस फेनोमेना है। सॉलिड्स जो कि फाइनली डिवाइडेड स्टेट में रहते हैं उनकी बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, हमें पता ही है जितना ज़्यादा फाइनली डिवाइडेड फेज में जो भी सब्सटेंस रहेगा उसका सरफेस एरिया जो है वो उतना ही बढ़ जाएगा। इसीलिए जैसे चारकोल हो गया हमारा, सिलिका जेल है, एल्यूमिनिया जेल है, क्ले है, कोलॉइड्स हैं और मेटल्स जो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में प्रेजेंट है वो अच्छे एड्जॉर्बेंट्स की तरह काम में आ सकते हैं। अब हम एड्जॉर्प्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला है, इफ अ गैस लाइक O2, H2, CO, Cl2, NH3 और SO2 is taken in a closed vessel containing powdered charcoal, it is observed that the pressure of the gas in the enclosed vessel decreases. अब अगर हम एक क्लोज्ड वेसल में इनमें से कोई सी भी गैस ले लेते हैं और उस क्लोज्ड वेसल में हमारे इन गैसेस के अलावा पाउडर्ड चारकोल भी प्रेजेंट है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि थोड़ी देर बाद जो प्रेशर है गैस का उस एनक्लोज्ड वेसल में वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि चारकोल पे जाके वो गैसेस चिपक जाती हैं। देन नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है, इन अ सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई लाइक मिथाइलिन ब्लू, व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड एंड द सोल्यूशन इज वेल शेकन, इट इज ऑब्जर्व दैट द फिल्ट्रेट टर्न्स कलरलेस। तो अगर हम एक ऑर्गेनिक डाई का सोल्यूशन लें, सपोज करो मिथाइलिन ब्लू का ही लें जो कि ब्लू कलर का होता है, और उसमें हम एनिमल चारकोल ऐड कर दें और उसको अच्छी तरीके से शेक करें, तो हमें दिखेगा कि जो हमारा फिल्ट्रेट है वो कलरलेस हो गया है। क्यों? क्योंकि जो वो ब्लू कलर है हमारा वो उस चारकोल पे जाके चिपक जाएगा सोल्यूशन से निकल के। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर व्हेन पास्ड ओवर बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल बिकम्स कलरलेस एज द कलरिंग सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द चारकोल। अब जो एक्वस सोल्यूशन होता है हमारी रॉ शुगर का, जब हम उसको एनिमल चारकोल से पास कराते हैं तो वो कलरलेस हो जाती है। पहले वो कलरफुल होती है लेकिन बाद में वो कलरलेस हो जाती है, क्योंकि जितने भी कलरिंग सब्सटेंसेस हैं उन्हें चारकोल अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। और चौथा एग्जाम्पल है, द एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द जेल। अगर आपके पास सिलिका जेल है और आप उसको कहीं भी रख दो तो एयर जो है उस एरिया की वो ड्राई हो जाएगी, क्योंकि उसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे एयर में वो सब उस सिलिका जेल के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को। आप लोग जब अपनी नई बॉटल्स या कोई भी नया कंटेनर लेके आते हो तो उसमें आपको व्हाइट कलर के 2-3 सैशे दिखते हैं जिसमें ब्लैक कलर की जो है कुछ चीज़ पड़ी रहती है, तो वो सिलिका जेल ही होती है और वो इसी वजह से उसमें डाली जाती है जिससे कोई भी वाटर जो है वो अंदर नहीं रहे उस कंटेनर के। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। अब चलते हैं हमारे इस पहले सब टॉपिक पे एड्जॉर्प्शन के, जो कि है डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो सब्सटेंस है वो सिर्फ सरफेस पे रहता है जैसा मैंने पहली स्लाइड में बताया था, और जो भी हमारा एड्जॉर्बेंट है उसकी बल्क में वो पेनिट्रेट नहीं करता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में जो सब्सटेंस है वो यूनिफॉर्मली पूरे हमारे सॉलिड के बल्क में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। जैसे एक चॉक स्टिक को जब हम इंक में डिप करते हैं तो जो सरफेस है वो इंक का कलर रिटेन करके रखती है, क्योंकि जो कलर्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्जॉर्ब होते हैं, लेकिन जो इंक का सॉल्वेंट है वो हमारी स्टिक के अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जब हम चॉक को तोड़ेंगे तो हमें अंदर से वो वाइट कलर की ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि अंदर हमारे कलर्ड मॉलिक्यूल्स नहीं गए हैं, वो सिर्फ हमारे चॉक के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं और जो सिर्फ सॉल्वेंट है वो अंदर जाता है। इसलिए जब इसको बीच में से तोड़ोगे तो ये वाला हिस्सा वाइट ही मिलेगा चॉक का। अब एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस करने के लिए हम वाटर वेपर का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जो वाटर वेपर होते हैं वो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो सिलिका जेल का भी मैंने एग्जाम्पल बताया वो सिर्फ एड्जॉर्ब करती है। यानी कि एड्जॉर्प्शन में जो एड्जॉर्बेट का कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे ही बढ़ता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पूरे बल्क ऑफ सॉलिड में यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अब जो दोनों हमारे प्रोसेसेस हैं एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के, वो साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं। जैसे इस चौक वाले एग्जांपल में हो रहे थे, कलर्ड मॉलिक्यूल्स जो थे हमारे वो एड्जॉर्ब हो रहे थे और सॉल्वेंट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा था। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉर्प्शन। अगर दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं तो उसको हम ना एड्जॉर्प्शन बोलेंगे ना एब्जॉर्प्शन, उसको हम बोलेंगे सॉर्प्शन। क्लियर हो गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे जो कि है मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। Now, adsorption arises due to the fact that the surface particles of the adsorbent are not in the same environment as the particles inside the bulk. अब adsorption क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा adsorbent है उसके surface particles
और जो पार्टिकल्स उसकी बल्क में होते हैं उन दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग रहता है. Inside the adsorbent, all the forces acting between the particles are mutually balanced, but on the surface, the particles are not surrounded by atoms or molecules of their kind on all the sides, hence they possess unbalanced or residual attractive forces. क्योंकि जो भी हमारे particles adsorbent के bulk वाले एरिया में प्रेजेंट है यानी कि अंदर, उनमें तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस आउट हो जाते हैं और कैंसिल हो जाते हैं. लेकिन जो हमारे सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उनको हर तरफ से उन्हीं की तरीके एटम्स और मॉलिक्यूल्स सराउंड नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास कुछ अनबैलेंस या कुछ बचा हुआ अट्रैक्टिव फोर्स रह जाता है. और यही फोर्स जो होता है एड्सॉर्बेंट का वो रिस्पॉन्सिबल रहता है कि वो एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स को अपनी सरफेस पे अट्रैक्ट करता है. अब जो एक्सटेंट है एड्सॉर्प्शन का, जैसे जैसे हम सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे एड्सॉर्प्शन भी बढ़ता जाएगा. दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर एड्सॉर्प्शन का है हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन के टाइम पे क्या होता है, हमेशा जो रेसिडुअल फोर्सेस होती हैं सरफेस में उनमें डिक्रीज आता रहता है, यानी कि देयर इज अ डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी विच अपीयर्स एज हीट. क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे जैसे हमारा सरफेस एनर्जी में डिक्रीज होता जा रहा है वो हीट की तरह अपीयर होती जाएगी. इसीलिए जो एड्सॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो डेल्टा एच है एड्सॉर्प्शन का वो हमेशा नेगेटिव होता है. अब जब भी एक गैस एड्सॉर्ब होती है तो जो फ्रीडम होता है उसके मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट का वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो एंट्रोपी है गैस की एड्सॉर्प्शन के बाद यानी कि जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसमें वो कम हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. इसीलिए जो एड्सॉर्प्शन है उसके बाद हमारी एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है और एंट्रोपी भी, यानी कि डेल्टा एस भी डिक्रीज होता है और डेल्टा एच भी डिक्रीज होता है. अब अगर एक प्रोसेस को हमें स्पॉन्टेनियस करना है तो थर्मोडायनामिक रिक्वायरमेंट क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि गिब्स एनर्जी में डिक्रीज आना चाहिए. तो जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी थर्मोडायनामिक्स में, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसमें डेल्टा जी जब भी नेगेटिव हो सकता है जब डेल्टा एच जो है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा नेगेटिव हो, क्योंकि माइनस टी डेल्टा एस तो पॉजिटिव है, क्योंकि डेल्टा एस भी नेगेटिव है तो माइनस और माइनस अगर ये हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा ये पूरा. तो डेल्टा एच इतना नेगेटिव होना चाहिए कि वो इस पॉजिटिविटी को ओवरकम कर सके. इसीलिए एक एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में जो कि स्पॉन्टेनियस है, इन दोनों फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो डेल्टा जी को नेगेटिव बनाता है. अब जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन आगे बढ़ता है डेल्टा एच जो है वो कम नेगेटिव होता जाता है, लेकिन कब तक होगा, जब तक कि डेल्टा एच जो है वो टी डेल्टा एस के बराबर नहीं हो जाता. और जैसे ही ऐसा होगा हमारी डेल्टा जी जो है वो जीरो हो जाएगी और इस स्टेट पे हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन कर पाएंगे. ठीक है, क्लियर है. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. अब एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म भी पढ़ लिया हमने, देख भी लिया होता क्या है, कैसे होता है और इसका जो है एब्जॉर्प्शन से क्या डिफरेंस है. अब ये भी तो पढ़ना चाहिए ना कि किस किस तरीके का होता है, तो वो पढ़ लेते हैं. नाउ देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स. तो सॉलिड्स पे जो गैस एड्सॉर्ब होती हैं वो दो तरीके की होती हैं. अगर एक्यूमुलेशन जो है गैस का वो सॉलिड की सरफेस पे हो रहा है और वो भी वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस की वजह से, तो उस एड्सॉर्प्शन को हम बोलते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिर फेजिजॉर्प्शन. दूसरा है जब गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो हैं उनको सॉलिड सरफेस पे हम केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू होल्ड करा के रख रहे हैं, तो वो वाला एड्सॉर्प्शन हमारा केमिकल एड्सॉर्प्शन या फिर केमिजॉर्प्शन होगा. अब केमिकल बॉन्ड्स जो है हमारे जो कि केमिजॉर्प्शन में बनते हैं वो कोवेलेंट भी हो सकते हैं और आयोनिक भी हो सकते हैं. केमिजॉर्प्शन जो है उसमें हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए और इसी की वजह से हम उसको एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं. अब कभी कभी ये दो प्रोसेस जो है वो एक साथ भी होते हैं और पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन से टाइप का एड्सॉर्प्शन हो रहा है. एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो लो टेम्परेचर पे हो रहा है वो केमिजॉर्प्शन में बदल सकता है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें. जैसे सपोज करो डाईहाइड्रोजन जो है उसको हम पहले निकल पे एड्सॉर्ब करा रहे हैं वॉन डेर वाल्स फोर्सेस की वजह से. उसके बाद क्या होगा, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन एटम्स बना लेंगे और ये हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो केमिजॉर्प्शन की वजह से सरफेस पे हेल्ड होके रहेंगे. क्लियर हो गया. अब इन दोनों टाइप के जो एड्सॉर्प्शन है केमिकल और फिजिकल, इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे एक टेबल के थ्रू. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेजिजॉर्प्शन. तो पहला है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी. अब एक गिवन सरफेस जो है एड्सॉर्बेंट का
वो एक पर्टिकुलर गैस के लिए कोई भी प्रेफरेंस नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, तो कोई सी भी गैस आके उसमें चिपक सकती है, कोई स्पेसिफिक गैस नहीं आएगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। जो अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब होती है सॉलिड पे वो डिपेंड करेगा कि गैस का नेचर क्या है। जैसे जनरली अगर हम देखें तो जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं हमारी, यानी कि जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वो इजीली एड्सॉर्ब हो जाती हैं क्योंकि उनके वैन डर वाल्स फोर्स जो हैं वो क्रिटिकल टेम्परेचर के आसपास काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। इसीलिए 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है हमारी उसको ज़्यादा एड्सॉर्ब करेगा बजाय कि मीथेन के, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 630 केल्विन और इसका है सिर्फ 190 केल्विन। इसी तरीके से CH4 को वो ज़्यादा एड्सॉर्ब करेगा बजाय के डाईहाइड्रोजन के, क्योंकि डाईहाइड्रोजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 33 केल्विन, 4.5 ml का बता रखा है। क्लियर है? देन नेक्स्ट है हमारा रिवर्सिबल नेचर। जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है गैस का बाय अ लिक्विड ये जनरली रिवर्सिबल होता है, यानी कि सॉलिड प्लस गैस विल गिव अस गैस सॉलिड प्लस हीट, और जब हम इसमें हीट डालेंगे तो गैस और सॉलिड अलग अलग हो जाएंगे। अब जब प्रेशर हम इंक्रीज कराएंगे तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा गैस जो है वो एड्सॉर्ब होगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल के थ्रू, और उस गैस को हम प्रेशर डिक्रीज करके रिमूव करा सकते हैं। देन एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है, अभी अभी हमने पढ़ा। तो जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो लो टेम्परेचर पे ज़्यादा जल्दी होता है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वो डिक्रीज होता जाएगा और वो केमिसॉर्प्शन की तरफ बढ़ता जाएगा। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब जो हमारा एक्सटेंट है एड्सॉर्प्शन का वो जैसे जैसे हम सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे एड्सॉर्बेंट का वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। सो फाइनली डिवाइडेड मेटल्स और पोरस सब्सटेंसेस जो होते हैं जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है वो बहुत अच्छे एड्सॉर्बेंट्स की तरह काम में आते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब हमें पता है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन इसकी एंथैल्पी जो है एड्सॉर्प्शन की वो बहुत कम होती है, सिर्फ 20 से 40 किलो जूल्स पर मोल। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल्स और सॉलिड सरफेस के बीच में अट्रैक्शन होता है वो सिर्फ जो हमारे बहुत ही कमज़ोर वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं उनकी वजह से होता है, इसलिए इसकी एंथैल्पी कम होती है। क्लियर हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स? अब चलते हैं केमिसॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो पहला इसका है हाई स्पेसिफिसिटी। तो उसमें जैसे लो स्पेसिफिसिटी थी, इसकी स्पेसिफिसिटी हाई है। केमिसॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होता है और ये जब ही होता है जब कोई पॉसिबिलिटी आ रही है हमारी कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग हो पाएगी। अगर नहीं हो पाएगी तो केमिसॉर्प्शन नहीं होगा। जैसे ऑक्सीजन जो है वो मेटल्स पे एड्सॉर्ब होता है, क्यों? क्योंकि वो ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है, और हाइड्रोजन जो है उसको ट्रांजिशन मेटल क्यों एड्सॉर्ब करते हैं? क्योंकि वो हाइड्राइड फॉर्मेशन करता है, नहीं तो वो नहीं करेंगे उसको। नेक्स्ट है इरिवर्सिबिलिटी। तो जो हमारा फेजिस ऑप्शन था वो रिवर्सिबल था, लेकिन जो केमिस ऑप्शन है उसमें कंपाउंड बनता है, इसलिए ये यूजुअली इरिवर्सिबल रहता है नेचर पे। केमिस ऑप्शन जो है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो काफ़ी स्लो रहता है अगर हम लो टेम्परेचर रखेंगे तो। क्यों? क्योंकि एनर्जी एक्टिवेशन की हमें ज़्यादा लगेगी लो टेम्परेचर रहेगा तो। लेकिन जितने भी हमारी केमिकल चेंजेस हमने देखे हैं उसी की तरह एड्सॉर्प्शन भी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये वाला हमारा एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, यानी कि केमिकल वाला। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है गैस का वो लो टेम्परेचर पे होता है, और अगर हम टेम्परेचर हाई करते जाएंगे तो वो फेजिस ऑप्शन जो है वो केमिस ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यूजुअली केमिस ऑप्शन के लिए हाई प्रेशर भी अच्छा रहता है, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दोनों ही केमिस ऑप्शन को फेवर करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सरफेस एरिया। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के जैसे केमिस ऑप्शन भी जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा एड्सॉर्बेंट का ये भी बढ़ता जाएगा। लेकिन जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो केमिसॉर्प्शन का फिजिकल एब्जॉर्प्शन से अलग है, क्योंकि इसकी एंथैल्पी जो है वो हाई रहती है 80 से 240 किलो जूल्स पर मोल। क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड हमारे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सिर्फ एक सरफेस एरिया वाला जो पॉइंट है उसमें दोनों मिल रहे हैं, बाकी सारे पॉइंट्स में डिफर कर रहे हैं। अब एक टेबुलर फॉर्म में हम कंपैरिजन पढ़ लेते हैं इन दोनों का। पहला है फेजिस ऑप्शन, तो ये किस वजह से हो रहा है? वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से। और केमिस ऑप्शन हो रहा है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से। फेजिस ऑप्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन केमिस ऑप्शन स्पेसिफिक रहता है नेचर में। फेजिस ऑप्शन जो है वो रिवर्सिबल है, लेकिन केमिस ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें कंपाउंड बन जाता है। फेजिस ऑप्शन जो है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा लिक्विफाइबल गैसेज होंगी वो जल्दी से एड्सॉर्ब होंगी।
अब केमिसॉर्प्शन जो है वो भी नेचर ऑफ गैस पे रिएक्ट करता है। ऐसी गैसेस जो एड्सॉर्बेंट के साथ रिएक्ट कर सकती हैं वो ही केमिसॉर्प्शन दिखाएंगी। देन नेक्स्ट एंथैल्पी जो है इसकी लो रहती है और इसकी हाई होती है। फिर जो हमारा फेजिसॉर्प्शन है उसमें लो टेम्परेचर जो है वो सही रहता है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे फेजिसॉर्प्शन कम होता जाएगा। लेकिन केमिसॉर्प्शन में उल्टा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे केमिसॉर्प्शन भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस है, फेजिसॉर्प्शन में हमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन केमिसॉर्प्शन में हमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। देन फेजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन दोनों ही सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं, और जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा ये दोनों भी बढ़ते जाएंगे। और लास्ट जो इनका डिफरेंस है वो है, फेजिसॉर्प्शन में हाई प्रेशर पे जो एड्सॉर्बेंट की सरफेस है उस पे मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स जो है वो फॉर्म हो जाती हैं, लेकिन केमिसॉर्प्शन में एक यूनिमॉलिक्यूलर लेयर ही बनती है। क्लियर हो गया ये चीज। अब आते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे जो कि है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। So the variation in the amount of a gas adsorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature can be expressed by means of a curve termed as adsorption isotherm. तो एक एड्सॉर्बेंट जो है वो कितनी गैस एड्सॉर्ब कर रहा है उसके अमाउंट में जो वेरिएशन आ रहा है प्रेशर के साथ एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसे हम एक कर्व के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उस कर्व को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है। अभी इसे भी समझाऊंगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रूंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो 1909 में फ्रूंडलिक जो थे उन्होंने एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप दी, किसके बीच में, क्वांटिटी ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्सॉर्बेंट एंड प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर उन्होंने एक रखा और किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताई कि क्वांटिटी जितनी गैस की एब्जॉर्ब हो रही है सॉलिड एड्सॉर्बेंट के यूनिट मास के थ्रू और प्रेशर, इन दोनों के बीच में। अब जो रिलेशनशिप है उसको हम एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x बाय m इज इक्वल्स टू k इंटू p रेज टू द पावर 1 बाय n, और जो n की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होनी चाहिए। अब x क्या है, मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन मास m ऑफ द एड्सॉर्बेंट एट प्रेशर p, और k और n है हमारे कांस्टेंट, जो कि किस पे डिपेंड करेंगे कि एड्सॉर्बेंट का नेचर क्या है और गैस का नेचर क्या है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लो। x जो है वो गैस जो एड्सॉर्ब हो रही है उसका मास है, m जो है वो एड्सॉर्बेंट का मास है, और p जो है वो प्रेशर है। अब जो रिलेशनशिप है उसको हम एक कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे जो मास गैस का एड्सॉर्ब हो रहा है पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट उसको हम प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये प्रेशर है और ये x बाय m है। अब ये कर्व जो है क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि एक फिक्स्ड प्रेशर पे जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है हमारा, जैसे जैसे टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा, और ये कर्व जो है हमेशा हाई प्रेशर पे एक सैचुरेशन पे अप्रोच कर जाते हैं। ये इनका सैचुरेशन पॉइंट है जहाँ पे अप्रोच कर गए, इसके बाद ये सीधे चलेंगे आगे और ये नहीं बढ़ेंगे। अब अगर ये वाली जो इक्वेशन है इसका हम लॉग ले लें तो ये क्या होगा, लॉग x बाय m इज इक्वल्स टू लॉग k प्लस 1 बाय n लॉग p। तो जो फ्रूंडलिक आइसोथर्म है उसकी जो वैलिडिटी है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, अगर हम log x बाय m को y एक्सिस पे प्लॉट करें और log p को x एक्सिस पे प्लॉट करें, जैसे हमने इस डायग्राम में किया है। तो ये log x बाय m है हमारा और ये log p है। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन आता है जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब फ्रूंडलिक आइसोथर्म जो है वो वैलिड है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता है तो इसका मतलब ये आइसोथर्म वैलिड नहीं है। अब जो स्लोप रहता है हमारा स्ट्रेट लाइन का वो किसकी वैल्यू देगा हमें, 1 बाय n की, और जो इंटरसेप्ट रहेगा हमारे y एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पे जो ये लाइन टच हो रही है ये हमें log k की वैल्यू बताएगा। अब जो फ्रूंडलिक आइसोथर्म है वो हमारे एड्सॉर्प्शन के बिहेवियर को एक अप्रॉक्सीमेट मैनर में एक्सप्लेन करता है। जो फैक्टर है हमारा 1 बाय n उसकी वैल्यू 0 से 1 तक कहीं भी हो सकती है, प्रोबेबली 0.1 से लेके 0.5 तक की रेंज में। इसीलिए जो हमारी लॉग वाली इक्वेशन हमने लिखी थी वो लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर पे ही ठीक रहती है, उसके आगे नहीं। अब सपोज करो 1 बाय n जो है वो 0 है, तो जो x बाय m है हमारा वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि एड्सॉर्प्शन जो है वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ जब 1 बाय n 1 हुआ तो जो हमारा x बाय m है वो k p के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो x बाय m है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा उसी तरीके से हमारा x बाय m भी बढ़ेगा या घटेगा।
अभी जो दोनों कंडीशंस हैं उनको हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के थ्रू सपोर्ट कर दिया है। दूसरी तरफ जो हमारे एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म्स हैं वो हमेशा ऐसा हमें महसूस होता है कि हाई प्रेशर पे वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए हैं, लेकिन इस चीज को हम फ्रूनलिक आइसोथर्म से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसीलिए जो फ्रूनलिक आइसोथर्म है वो हमारा कम प्रेशर पे ही सही रहता है, हाई प्रेशर पे ये फेल हो जाता है। क्लियर हो गई ये चीज, फ्रूनलिक आइसोथर्म समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक पे जो कि है एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज। अब जो सॉलिड्स हैं वो सॉल्यूशंस में से सॉल्यूट्स को एड्सॉर्ब कर सकते हैं। जब हम एक सॉल्यूशन लेते हैं एसिटिक एसिड का वाटर के अंदर और उसमें हम चारकोल डाल देते हैं और फिर उसको हम शेक करते हैं, तो कुछ पार्ट जो है एसिड का वो चारकोल एड्सॉर्ब कर लेता है और सॉल्यूशन में जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। इसी तरीके से जब हम लिटमस सोल्यूशन को चारकोल के साथ शेक कराते हैं तो वो लिटमस सोल्यूशन हमारा कलरलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जितने भी कलर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो सब जाके चारकोल पे एडहेयर हो जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे। फिर जो प्रेसिपिटेट होता है MgOH होल ट्वाइस का, वो ब्लू कलर अटेन करता है जब हम उसको मैग्नेसॉन रिएजेंट की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट कराते हैं। अभी जो कलर आता है वो इसी वजह से आता है क्योंकि मैग्नेसॉन जो है वो उस पे जाके एड्सॉर्ब हो जाता है। अब एड्सॉर्प्शन जो सोल्यूशन फेज से हो रहा है उसके केस में हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो नोट डाउन किए हैं जो कि आप लोग देख सकते हो। पहला है जो एक्सटेंट है एड्सॉर्प्शन का, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वो कम होता जाएगा। ये सोल्यूशन फेज वाले एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं हम। देन सेकंड पॉइंट जो है वो है कि एड्सॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है जैसे जैसे हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे एड्सॉर्बेंट का वो भी बढ़ता जाएगा। तीसरा पॉइंट है जो एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट है वो सोल्यूट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन में उस पर डिपेंड करता है, और जो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट का नेचर है उसके ऊपर भी हमारी एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट डिपेंड करता है कि कितना होगा। अब जो प्रिसाइज मैकेनिज्म है एड्सॉर्प्शन का सोल्यूशन से जो होता है वो हमें पता नहीं है। फ्रूनलिक की जो इक्वेशन है उसके थ्रू हम इसका बिहेवियर जो है उसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है, इसमें प्रेशर की जगह हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है वो लेना होगा। यानी कि जो हमारी इक्वेशन थी वो कुछ चेंज हो जाएगी। x/m इज इक्वल्स टू k c रेज टू द पावर n। उसमें हमारा प्रेशर था, इसमें हम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। अब जो c है वो हमारी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि जब एड्सॉर्प्शन कंप्लीट हो गया है। तो अगर इस इक्वेशन की हम लॉग लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, log x/m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log c। अब जब हम log x/m को log c के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि फ्रूनलिक आइसोथर्म वैलिड है। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग सॉल्यूशंस लेके अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और वो भी एसिटिक एसिड की। अब ये जो सारे सोल्यूशन हम लेंगे इनके इक्वल वॉल्यूम को हम अलग अलग फ्लास्क में जो हमने इक्वल अमाउंट ऑफ चारकोल ले रखे हैं उसमें ऐड करेंगे। फिर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हम डिटरमाइन करेंगे हर एक फ्लास्क में जो एड्सॉर्प्शन के बाद हमें मिलने वाली है। फिर जो डिफरेंस रहेगा इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में वो हमें x की वैल्यू दे देगा, और फिर इस इक्वेशन के साथ हम फ्रूनलिक आइसोथर्म की वैलिडिटी को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो अब इस एड्सॉर्प्शन के एप्लीकेशंस क्या हैं, हमारे कुछ काम आएगा भी या नहीं वो भी तो पता लगाना जरूरी है। तो आते हैं हमारे उस वाले टॉपिक पे। अब जो हमारा एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म है उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। पहला है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। अब जो रिमेनिंग ट्रेसेस रहती हैं एयर की उसे हम क्लीन आउट कर सकते हैं अगर हम चारकोल में उसको एड्सॉर्ब करा ले तो एक वेसल के थ्रू। तो अगर हमें बहुत हाई वैक्यूम चाहिए तो हम एक जगह पे चारकोल रख सकते हैं, तो जितने भी एयर के ट्रेसेस होंगे वो भी उस पर आके एड्सॉर्ब हो जाएंगे, तो हमें एक हाई वैक्यूम जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है गैस मास्क। गैस मास्क एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल प्रेजेंट होता है या फिर मिक्सचर रहता है एड्सॉर्बेंट का। तो गैस मास्क को हम ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं कोल माइंस में, जिससे वो पॉइजनस गैसेस को एड्सॉर्ब कर लेती हैं अपने ऊपर, अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती, सिर्फ एड्सॉर्ब करके रखती हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। सिलिका और एल्यूमिनियम जेल्स जो हैं उनको हम एड्सॉर्बेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं अगर हमें कहीं भी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है या मॉइस्चर को रिमूव करना है तो, जैसा कि मैंने आपको कंटेनर्स और बॉटल्स और प्लास्टिक बॉटल्स वाला एग्जांपल बताया था। देन नेक्स्ट है हमारा रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सोल्यूशन। अब एनिमल चारकोल यूज करते हैं हम इस चीज के लिए। अगर हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन प्रेजेंट है जिसमें कलर्ड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, उन कलर्ड इम्प्योरिटीज को अगर हमें हटाना है तो हम उसमें एनिमल चारकोल ऐड कर देते हैं, तो वो सारा जो कलर है सोल्यूशन का वो चारकोल पे एड्सॉर्ब हो जाता है। देन नेक्स्ट हमारा जो एप्लीकेशन है वो है हीट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब जो एड्सॉर्प्शन होता है रिएक्टेंट्स का सॉलिड सरफेस पे कैटालिस्ट की,
वो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। बहुत सारे ऐसे गैशियस रिएक्शंस हैं इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के जिनमें हम सॉलिड कैटलिस्ट यूज करते हैं, जैसे जब हम अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं आयरन को कैटलिस्ट की तरह यूज करके, या फिर H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू, या फिर जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं ऑयल्स का तो उसमें हम फाइनली डिवाइडेड निकल यूज करते हैं। तो ये सब जो है एग्जाम्पल है हिट्रोजीनस कैटालिसिस के, और उनमें भी ये एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन जो आती है वो है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। नाउ ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय चारकोल, अ मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस कैन बी सेपरेटेड बाय एड्सॉर्प्शन ऑन कोकोनट चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब क्योंकि जो गैसेस एड्सॉर्ब होती हैं चारकोल पे वो अलग अलग तरीके से एड्सॉर्ब होती हैं, सबका कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, कोई ज्यादा हो रही है कोई कम हो रही है। तो जो मिक्सचर है नोबल गैसेस का उसे हम सेपरेट कर सकते हैं अगर हम कोकोनट चारकोल पे उसको एड्सॉर्ब कराएं तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग नोबल गैस जो है वो अलग अलग अमाउंट में एड्सॉर्ब होगी, तो उसके थ्रू हम उनको सेपरेट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट इज इन क्योरिंग डिजीजेस। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि जर्म्स को मारते कैसे हैं, उन पे एड्सॉर्ब होके उन पे वो चिपक जाते हैं जाके और हमारे जर्म्स जो है वो मर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। Now, a low-grade sulfide ore is concentrated by separating it from silica and other earthy matter by this method using pine oil and frothing agent. तो पाइन ऑयल और फ्रोदिंग एजेंट यूज करके हम एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू एक लो ग्रेड सल्फाइड ओर को कॉन्सेंट्रेट कराते हैं। और होता कैसे है, उसको हम सिलिका या बाकी अर्दी मैटर से सेपरेट कर देते हैं इस प्रोसेस में। ये प्रोसेस हम जो 6 वाला चैप्टर पढ़ेंगे जब, तो उसमें हम पढ़ेंगे, जो हमारा आइसोलेशन वाला पार्ट है उसमें। देन नेक्स्ट आता है हमारा एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स। अब कुछ ऐसे प्रेसिपिटेट्स होते हैं हमारे, जैसे सिल्वर हैलाइड्स हो गई, तो उनकी जो सर्फेसेस होती हैं उन पे ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ डाइज जो होती हैं उनको एड्सॉर्ब करा सकती हैं, जैसे ईओसिन हो गई, फ्लोरोसिन हो गई, और इसी के थ्रू एक कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है वो बन जाता है हमारा एंड पॉइंट पे। क्लियर है। देन नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। तो क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस जो है वो एड्सॉर्प्शन के फेनोमेना पे ही बेस्ड है, और एनालिटिकल और इंडस्ट्रियल फील्ड्स में इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ऑलरेडी हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ चुके हैं, तो वहां पे आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का पार्ट जिसमें हमने एड्सॉर्प्शन के बारे में सारी बात की। मैं होप करती हूँ कि सब चीज क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा उसमें हम कैटालिसिस के बारे में बात करेंगे। वो खुद अपने आप में एक काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम एक साथ पढ़ेंगे सारी चीजें। सो गाइज, लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हो। इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।